सर, ये जैसे आपने कहा कि मन के अंदर जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रुप में मुझे बोलने के लिए बोला गया। वहाँ इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप था। वहाँ पे एक सज्जन है, वो भी ये दीदेवार जी की तरह ज्ञानी है। तो मैंने वहाँ एक अपने भाव को बताना चाहता हूँ। वहाँ मैंने क्या बोला, सर मेरे को कुछ टाइम से ना मैंने न्यूज सुनना बंद किया हुआ है, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी चलाता हूँ। तो मेरे को ये विचार आया उस दिन कि कलयुग और सतयुग कुछ नहीं है। मेरे को आज भी सतयुग लगता है। तो ये भाव मेरे अंदर कैसे आया ये मुझे नहीं पता। आज आपने जिस ढंग से बात करी, तो मुझे ये आपसे सवाल पूछना है कि ये जो इस तरह का भाव आता है, ये पॉजिटिव है या ये हमारे मन की कल्पना है? जी, आपने युग की बात करी है। हाँ जी, हाँ। सबसे पहले हमारे जो विचारों में 4 युग की बात करी जाती है। सतयुग जो होता है बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था मतलब शिशु काल है, जिसके अंदर उससे नॉलेज नहीं होती थी, अबोध है। उसके अंदर कहीं मतभेद, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होती है। बिल्कुल ठीक वो है। सबके साथ वैसा ही रहता है। तो जैसा मन उस समय होता है उसको हमने सतयुग कहा। और युग का मतलब है कि जब बहुतायत लोग, कम से कम 80% दुनिया के लोग ऐसे विचार रख लेते हैं, तो हम उसे युग परिवर्तन कह देते हैं। तो ये 7 साल तक प्रकृति के नियम के अनुसार 7 साल तक बच्चा अबोध ही रहता है। वो खुद ही अडाप्ट करता है वातावरण के अंदर, और अगले 7 साल के अंदर वो फिर मर्यादा में लेता है कि उसको सिखाया जाता है कैसे जीना है, क्या पढ़ना है, वो मर्यादा में होता है। तो हमने उसको फिर त्रेता युग मान लिया है। मर्यादा के नाम से हमने किसी व्यक्ति विशेष या भगवान विशेष के साथ जोड़ के समझाने का कारण था, पर उसके पीछे किसी के साथ जुड़ने वाला भाव नहीं है। पर हम विचारक थे तो आस्था बना दी गई, तो इसलिए भी हमें इस बात को मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं किसी को हो, मगर जो युग की बात है तो वो ऐसा युग होता है। और फिर जब वो युवा हो जाता है तो वो यौवन अवस्था आती है, तीसरी अवस्था 21 साल के अंदर। वो फिर सब कुछ करना चाहता है, उसे द्वापर युग कह रहा है। वो चंचल भी होता है और शैतान भी होता है, और सब कुछ करता है। उसके ऊपर अपोजिट सेक्स के और या अपोजिट के अंदर भी अट्रैक्शन होती है, हर चीज पाने की होता है। और जब वो नहीं पाल पाता और दूसरा पा लेता है, तो फिर वो नफरत और छीना झपटी करता है, वो उसके लेता है, तो वो उसके पास जाता है, जिसे हमने कल युग कह दिया। मगर हमने अगर तीसरी क्लास में पढ़ रहा हूं तो उसमें पहली दूसरी तो है ही ना। अगर मैं 8वीं में पढ़ रहा हूं तो पहली 7 क्लासें की नॉलेज तो उसमें है ना। तो अगर मैं द्वापर में भी हूं तो पहले 2 युग तो मेरे भीतर हैं ही, और कल युग भी हूं तो मैं भीतर मेरे तीनों युग हैं। मगर जो आपका प्रश्न है, आपकी अवस्था का प्रश्न है कि जब मैं जीवन की इस अवस्था में हो जाता हूं कि सबका बोध हो गया मुझे, और फिर मैं अबोध की तरह रहूं, वो सतयुग है। आज आप सब समझते हुए भी किसी से ईर्ष्या द्वेष के नहीं है। आप संत के रूप में आ गए, संतुलित हो गया जीवन के बोध होते हुए उस अबोध की तरह रह रहे हैं, इसलिए आपको सतयुग में महसूस हो रहा है। मेरा आशा है कि आपको मेरे प्रश्न का जो उत्तर था, आनंद आनंद आनंद। जी, जय हिंद। तो दुर्गादास आजाद जी को अपने प्रश्न का जवाब सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने दे दिया है, और इस तरह से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी हम लोग जो है बहुत सारे जीवन की उलझनों को और शंकाओं का समाधान पाते हैं आरजेएस पीबीएच के इस मंच पर। और अगला कदम हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर के भाई रवि जाडू जी क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं दीदेवार जी से। नमस्कार जी दीदावर जी, मैं रवि जाडू पूर्ण रूप से कश्मीर से हूँ, और मैं वर्तमान में दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं जो मेरा सवाल है, जो मुख्य रूप से वो यही है कि जो हमारे जो समाज में जो विभिन्न तबके के लोग हैं, विभिन्न श्रेणी के लोगों में कैसे हम पहचाने, कैसे हम चिन्हित करें कि हाँ ये जो व्यक्ति है या ये जो फलाना व्यक्ति है, ये नकारात्मक सोच का है या सकारात्मक सोच का है। तो इसका जो समाज के प्रति ये जो नजरिया है, जो दूसरों के प्रति नजरिया है, वो कैसा नजरिया रखता है, कैसे उसमें मैं पहचानूं कि हाँ वो नकारात्मक है। तो मैं मूल रूप से मेरा प्रश्न यही है कि कैसे हम पहचाने कि दूसरा व्यक्ति नकारात्मक है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें इमीडिएटली। धन्यवाद। हमें यहाँ पर दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर दूसरे को पहचानने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है।
स्वयं का स्वामी बने, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। सो मैं स्वयं कैसा हूं, मेरे सामने कोई कैसा भी होगा, मैं नकारात्मक विचार का हूं तो मेरे सामने भी नकारात्मक विचार का ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आएगा। और मैं अगर सकारात्मक हूं तो नकारात्मक विचार वाला मेरे सामने आते ही मेरा प्रभाव उस पे आना चाहिए। मैं इतना कमजोर ना हूं कि उसका प्रभाव मुझे पड़े। हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक परिवार के 5 सदस्य थे, रात को सोए हुए थे और सुबह एक उनमें से परिवार के सदस्य को ताप हो गया, बुखार हो गया। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा जी इसे मलेरिया हो गया, इसे मलेरिया के किसी मच्छर ने काटा। तो क्या मच्छर की उसके साथ दुश्मनी थी? मच्छर उसे पहचानता था? नहीं, मच्छर तो सभी के पास गया था। जो शारीरिक रूप से बल थे, मच्छर का काटना उस पर असर नहीं हुआ। जो शारीरिक रूप से कमजोर था तो मच्छर का भी असर हो गया और ताप हो गया। एक मच्छर ही मेरे जीवन के अंदर कर सकता है अगर मैं शरीर से कमजोर हूं, और मैं अगर विचारों से कमजोर हूं तो राह चलते भी कोई बात मेरे को नकारात्मक कर सकती है। आज बाहर इतना पोल्यूशन होते हुए भी मैं शारीरिक रूप से और विचारों से तो पोल्यूशन जो है मेरे जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगा। और मैं पोल्यूशन को सही करने में कारगर हूं या पोल्यूशन को नकारात्मक करता हुआ मैं बाहर ही ना निकलूं और अपने जीवन को सीमित करूं। हमें आपके विचार के प्रश्न से मैं सब के पास जाऊंगा पर सकारात्मक दृढ़ता के साथ जाऊंगा, उसके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं इतना बलशाली हूं विचारों से कि मैं उसे कन्विंस कर दूंगा और उसके नकारात्मक विचारों को भी मैं सकारात्मक कर दूंगा। दीदेवार यही कर रहा है, आरजेएस पीबीएच भी यही कर रहा है, सकारात्मक करता है। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप मत आओ, जितना भी तो नकारात्मक है हमारे साथ जुड़, हम तेरे को सकारात्मक करके भेजेंगे। एक बार मेरे को किसी ने बोला कि आपको कोई पैसा दे तो कौन सी कमाई की लाता है? मैं क्या, हमारा जो एक संस्कृति है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अर्थात गंगा का संदेश है कि तू कितना भी गंदे पाप लेके आ धो ले, कितना भी कूड़ा करकट उसमें डाल दे, गंगा स्वीकार करती है, नकारात्मक उसमें है नहीं। पर जब वो देगी, गंगा जल पवित्र के रूप में देगी। सो हमारे पास जितना भी कोई आएगा, जब वो जाएगा तो सकारात्मक होकर जाएगा, सकारात्मक होकर जाएगा। अगर मैं अपने भीतर ये बना लूंगा तो ये प्रश्न मेरे जीवन में समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आनंद आनंद आनंद। जी हाँ, बिल्कुल आनंददायक सवाल जो है सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए। ये सभी जो आरजेसियंस हैं कृपया गांठ मान लें कि आप अगर मजबूत हैं तो कोई नकारात्मकता, कोई प्रदूषण, कोई विचार, प्रदूषित विचार आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और देश के लिए ये राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर का की जो मुहिम है उसको आप ही चला सकते हैं और आप ही चला सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो जुड़े हुए हैं उनसे ले लेते हैं। तो ओम सापरा जी, आप आना चाहेंगे? ओम सापरा जी जुड़े हैं। नमस्ते। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। नहीं, मुझे सुनने में आनंद आ रहा है। अभी प्रश्न कोई नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आनंद आया बहुत। चलिए, तो, बहुत बढ़िया, भी है, प्रेरणाप्रद भी है, ओजस्वी भी है, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं और नंद किशोर जी भी जुड़े हुए हैं। नंद किशोर जी तो काफी परिचित भी हैं, और कोई सवाल हो तो आप लोग ले सकते हैं। नंद किशोर जी। तो यहाँ पर टेक्निकल टीम से चाहेंगे आप बिहार से जो पैक्स हैं उनके भी सवाल दीदेवार जी से हैं, और अभी अभी रिसेंट घटना हुई है उनके गांव में, और जिस पर उन्होंने पूछा है, और उन शंकाओं का, क्योंकि पूरे गांव, भारत की आत्मा गांव में रहती है, तो ये गांव से सवाल, मूलभूत सवाल आ रहा है। जिस गांव को हम लोग कहते हैं कि भोले भाले लोग गांव में रहते हैं, लेकिन स्थितियां, शहरीकरण का प्रभाव कहीं गांवों में वो भी अछूते नहीं है। इसी की एक वानगी आपको दिखाते हैं जी। भानु प्रताप। बिहार भोजपुर के अज्ञाव प्रखंड के ग्राम बेरत से आरजे सस्तार किसान पुत्र भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। सर, मेरा प्रश्न है कि समाज में नकारात्मकता का भाव जो है बढ़ते चला जा रहा है। अभी अभी जो है कुछ दिन पहले कुछ हाई कोर्ट का निर्देश आया था एक पेपर के माध्यम से, अमर उजाला में, उसको जो है
हर एक पोल पर जागरूकता के लिए साटा गया था, लेकिन कुछ नकारात्मक लोगों ने उसे फाड़ दिया, उसे जो है मानिए लोगों को पढ़ने नहीं दिया, फाड़ फूड़ कर जो है जैसे तैसे ही बिखेर दिया उसको। और दूसरा मेरा सवाल है कि अभी G20 सम्मेलन हो रहा है जिसका नेतृत्व अध्यक्षता मोदी जी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी समाज में कुछ नेगेटिव लोग जो है वो बोल रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, इसके में पैसा विशेष खर्चा हो रहा है फलाने चिलाने जो कि देश का गौरव बढ़ा रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है। तो इन सब बातों पर समाज के नेगेटिव लोगों को किस तरह जो है मोटिवेशन किया जाए, किस तरह समझाया जाए, कि क्या हमें मार्गदर्शन किया जाए। मैं पुनः अपना एक बार नाम दोहराना चाहता हूँ, भानु प्रताप सिंह, आरजे संस्थान। हमारा घर हुआ जो है बिहार के भोजपुर जिला के बेरठ ग्राम। जी भानु प्रताप जी, आपका प्रश्न जो है वो आप ही का अकेले का प्रश्न नहीं है। यहाँ बार कहते हैं कि जब प्रश्न करेंगे अनेकों का प्रश्न होता है। यहाँ आपने नकारात्मक और सकारात्मक की बात करी है, G20 की बात करी है या हाई कोर्ट की बात करी है। हमें खुद पहले समझना होगा कि हम प्रश्न तो उठा रहे हैं कि हमने उस प्रश्न का अपने से प्रश्न करा है, उसका उत्तर मुझे भीतर से क्या मिला है। जब तक अपने भीतर से नहीं करूंगा तो मैं अपने प्रश्नों को ऐसे ही बोझ उठा के रखूंगा। मानव ने अपने समाज का निर्मित करा और मानव ने अपने समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए ये कोर्ट नियम बनाया है। मानव ने ये नियम बनाया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समाज को चलाएगी तो दुविधा आएगी। मानव ने अपनी सुविधा के हिसाब से ये लाभ बनाया और लाभ बदलते रहते हैं समय समय से। मगर जब कुछ लाभ मानव के द्वारा ही बने थे, उस लाभ के अंदर सभी को मान्य होता है, मगर उस लाभ कभी भी सभी को हर परिस्थिति में मान्य नहीं हो सकता। परिस्थिति बदलती है तो उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है। उस समय जो व्यक्ति विशेष जिम्मेवार है वो अपने भीतर से उस समय क्या सुविधा के लिए निर्मित कर सकता है, उसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है। और जो आप G20 अगर हम ऐसा मानेंगे तो लॉ के अंदर मेरे को अगर एक पद मिल गया है, उस पद के अंदर मेरे अपने विचार क्या है कि वो मेरा पद किस लिए मिला है। पद, मैं उस लॉ का गुलाम नहीं हूं। पद मेरे को मिला है कि हम उस लॉ के प्रति कितना सुचारू और सजग होकर उसे सही दिशा दे पाऊं। और उस दिशा के अंदर 100% कभी भी एक लॉ सभी पे लागू नहीं होता, परिस्थिति के हिसाब से बदलाव होता है। सो वो मैं ईमानदारी से उसमें कितना मुझे अधिकार मिला और मैं क्या बदलाव कर सकता हूं और कैसे ले सकता हूं। मैं किसी सेक्रेटरी हूं, कैशियर हूं, प्रधानमंत्री हूं, मंत्री हूं, MLA हूं या किसी भी जगह पे हूं, उसके अंदर मेरे अपने ईमानदारी से विचार करेंगे तो लॉ अपनी जगह है और समाज अपनी जगह है। मेरा लॉ समाज के प्रति है, लॉ जो है मानना मेरे को पद के प्रति है, और मैं इसको समन्वय कर पाऊंगा तो मैं सही कर पाऊंगा। और रही G20 की बात, हर आदमी जो उसको नेगेटिव बता रहा है, क्या जो आज बैठे हैं उन्होंने कभी दूसरे को नेगेटिव नहीं कहा। हर आदमी अपने आप को अपने विचारों से सही मानता है। आपको लग रहा है G20 सब सही है तो इसलिए सकारात्मक लग रहा है, जिसको नहीं लग रहा आपको नकारात्मक लग रहा है, वो आपको हर आदमी व्यक्ति विशेष आजाद है स्वयं का स्वामी अपने विचारों से। आपके अगर विचार इतने सुदृढ़ हैं तो आप उसे कन्विंस करें, उसे रिजेक्ट नहीं करें, तब तो आपके विचार सकारात्मक हैं। आपने रिजेक्ट कर दिया और उसे उसका दोषी ठहरा दिया तो आपका विचार नेगेटिव है, सकारात्मक हो नहीं सकता, क्योंकि आप में कमजोरी है। सो हमें अपने भीतर करना चाहिए। दीदेवार इस उद्देश्य को चल रहा है कि मैं जिस प्रकार अपने सही हूं, ईमानदारी से मैं सही हूं, निष्पक्ष भाव से मैं किसी को चाहता हूं इसलिए वो जो कर रहा है सही है, या मैं वो किसी से नफरत कर रहा हूं सही भी मुझे गलत रख रहा है। स्वयं पहले मुझे अपने भीतर अपने अंदर ईमानदारी करनी है, निष्पक्ष भाव से लेना है। हर कार्य के अंदर दो दिशा होती है। एक के लिए शीशा भी हम कहते हैं सदा सच बोलता है, आईना कभी सच नहीं बोलता, मेरे दाएं को बायां दिखाता है और जो बाएं को दायां दिखाता है। सो हर के दृष्टिकोण दो दो होते हैं। मेरे दाएं को शीशे ने बायां समझ के दिखाया है जबकि मेरा दायां था। तो हर मानव का भी अपना अपना दृष्टिकोण है। हम दृष्टिकोण से विचार विमर्श करें, रिजेक्शन नहीं है, स्वीकार और स्वीकार होंगे। अगर आप समझते हैं कि वो नकारात्मक है तो अपने अंदर इतनी दृढ़ और संकल्प लें विचारों से कि उन्हें अपने विचारों से उन्हें कन्विंस करें तो ये सकारात्मक है। रिजेक्शन कभी भी सकारात्मक नहीं होती, स्वीकार और अस्वीकार से
वाद विवाद से कभी भी हल नहीं होता, विचार विमर्श से होता है। सो विचार विमर्श करें, अपने अंदर सुदृढ़ करें, किसी भी के अंदर नकारात्मक देखने के बजाय अपनी सकारात्मक से उसे कन्विंस करें, ये बात हो सकती है। हर कार्य के अंदर हर व्यक्ति जब करता है, एक पिता भी जो घर में लाता है तो सभी बच्चे एक खुश होता है और एक नहीं खुश होता। क्या पिता अपने घर के लिए दोषी है? जो भी निर्माता होता है, जो भी कार्य करता है, वो अपने अनुसार सही करता है, पर सभी के लिए सही और विचार हो ऐसा कभी हो नहीं सकता किसी मानव में। तो इसलिए ये माने कि जो भी कर रहा है, जो प्रतिनिधि है, जो दायित्व है, जिसके पद पे बैठा है, अपने उस समय हिसाब से सही कर रहा है। जितना वो कर पाया सही वो है, कुछ ना कुछ तो गलती होगी ही। जो तैरेगा डूबेगा, वो जो किनारे पे बैठा है वो। मैं किसी पद में हूं नहीं तो मेरे को तो दोषी होगा नहीं, तो दोषी भी वही होगा और निर्माता भी वही होगा, पद का अधिकारी भी वही होगा। सो हम ऐसे विचार लें, किसी को दोष और निर्दोष का हम निर्णायक ना बने, हम अपने लिए वकील और दूसरे के लिए जज बन जाए, ऐसा कार्य ना करें। अब हम ला को ईमानदारी से निष्पक्ष देखें। आनंद आनंद आनंद। या बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं और इन सवालों का जवाब जो है वो सभी के लिए लाभदायक है, क्योंकि सभी आरजेसियंस जो हैं वो इसको गांठ बांध लें कि सकारात्मकता की बड़ी लाइन बनाएं। और अगले सवाल पर जाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि 17 सितंबर को हम लोग ली मेरिडियन से जो पेशेंट सेफ्टी डे है वो मनाएंगे। तो वहां पर कुछ आमंत्रित आरजेसियंस जो हैं वो वहां पर जाएंगे, जिनको आमंत्रण मिलेगा। तो 11 बजे से ही समय हम लोग रख रहे हैं, पेशेंट सेफ्टी डे को मनाएंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। NABL का पेशेंट सेफ्टी सेमिनार होगा। उसके बाद 24 सितंबर को एक बार फिर से तीसरा संस्करण हम लोग लेकर आए हैं ऑन डिमांड, क्योंकि शाम को 4 बजे 2 दिन का हुआ था, जिससे कि वो जुड़ नहीं पाए थे लोग। तो उनके डिमांड पर सुबह जो 11 बजे हर रविवार RJS वेबिनार होता है, तो 24 सितंबर को सभी पैनलिस्ट जरूर जुड़ें और सभी के लिए वो आमंत्रित हैं, क्योंकि जो वाइस चांसलर हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वो आ रहे हैं। और निखिलेश मिश्रा जी, जिनका बहुत अच्छा सफल पिछली बार हुआ था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी, उपयोगी जानकारी उन्होंने दिया था, वो आएंगे। दूरदर्शन के कंसल्टेंट आएंगे और वो बताएंगे। तो 24 को हम लोग वेबिनार में जुड़ेंगे। इससे पहले 12 सितंबर को हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं G20 पर समीक्षा की, कि क्या कुछ निर्णय लिए गए वो जनता तक पहुंचाने के लिए। जो निर्णय लिए गए होंगे वो देश जो G20 में, उसको हम लोग पहुंचाने के लिए। और हिंदी दिवस पर करेंगे तो हिंदी राष्ट्रभाषा की भी बात होगी। सेंट्रल पार्क, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास है नई दिल्ली में, सेंट्रल पार्क में हम लोग 4 बजे से बैठेंगे। उसके बाद कॉफी होम में जाएंगे, कॉफी वगैरह। नेटवर्क प्रॉब्लम शायद। जी आवाज आ रही है? जी ठीक हो गया है। हाँ जी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो मैं रैना इन्फोटेक के डायरेक्टर दिलीप वर्मा जी से जानना चाहूंगा कि उनके आज क्या सवाल है दीदेवार जी के सामने। दिलीप वर्मा जी, रैना इन्फोटेक, पटना, बिहार। सर, मैं दिलीप वर्मा रैना इन्फोटेक से आज बात कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे एक सवाल है कि आज जो समस्या मैं जूझ रहा हूँ, छात्रों के बीच देख रहा हूँ, और बहुत लोग समस्या से ग्रसित है। समस्या ये है ना कि कोई भी छात्र अपने भविष्य के लेके बहुत चिंतित है। जब भी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं अचानक, लेकिन वो एक समय तक करते रहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, तो वो फंस जाते हैं कि अब क्या करें। प्राइवेट सेक्टर में जाएं, लेकिन वो उसको भी सिक्योरिटी नहीं है कि अच्छी जॉब मिल पाए या ना मिल पाए, उसके पास कोई स्किल भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो हमें अगर गवर्नमेंट सर्विस ना हो तो वो अच्छा भला भविष्य कर सकते हैं, अच्छा भविष्य में कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। दिलीप वर्मा जी, आपका सवाल जो है
इस समय आपका व्यक्तिगत या किसी बच्चे के विशेष के लिए नहीं है, आपका सामाजिक सवाल है आज के युवा पीढ़ी के लिए। बहुत गहरा प्रश्न है, मगर हमें इसमें कुछ बदलाव चाहिए। हमें अपने जीवन के अंदर पद्धति में बदलाव चाहिए। शायद मेरे विचारों से आपको एक थोड़ा सा धक्का तो जरूर लगेगा, पर उस पर विचार करेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन और समाधान भी नजर आएगा। जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है और नौकरी की चाहत रखता है, इसका मतलब वो भीतर से कमजोर है। वो कह रहा है एक बार नौकरी मिले और मेरा भविष्य सही हो जाए। वो रिस्क लेने की शक्ति नहीं रखता। सरकार जो है किसी को नौकरी नहीं देती, सरकार को व्यापार नहीं कर रही है, कोई सौदा नहीं कर रही है। सरकार तो कुछ नौकरी जो है व्हाइट कलर कहते हैं, जैसे कुछ पूरे नियम के अंदर व्यक्ति का या कोई एक समूह नहीं कर सकता। सरकार सिर्फ उन्हीं को नौकरी देती है और बाकी नौकरी जो है हमें खुद करनी होती है। मैं सक्षम हूं और 8वीं या मैक्सिमम 10वीं के बाद पढ़ाई किसी को अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। वो अपने घर के अंदर अगर उसके पिताजी को किसान है, उसके पिताजी कारीगर हैं, किसी भी चीज के अंदर वो अपने घर को अपनी एजुकेशन इतनी 10वीं तक मैट्रिक तक वो इतना एजुकेट हो जाता है कि उसको नए परिवेश के अंदर लाके उसे बढ़ाए। और ये तो उसके घर के अंदर उसकी कारीगरी तो उसे पहले बचपन से विरासत में मिल जाती है, मगर वो बच्चा जो है उसको घर के अपने कार्य को छोड़कर नौकरी में जाता है। नौकरी की चाहत रखने वाला मान लीजिए कि वो भीतर से कमजोर है, और जो अपना व्यापार सक्षम करता है, अपने अंदर दृढ़ करता है, वही आगे बढ़ता है। आज जिसे आप धनवान मानते हो, अंबानी अडानी का नाम लेते हैं हम, मैं नाम लेता नहीं जाता। अंबानी जो शुरू में थे वो भी $50 में नौकरी करे थे। किसी का भी पिता जो है कभी अमीर नहीं था, उसने अपने आप व्यापार करके अपने जीवन को बताया। उसके घर में जो संतान हुई है, अमीर के घर संतान हुई है, मगर अमीर वो हुआ है जिसने खुद प्रेरणा करके अपनी शक्ति को स्वयं स्वामी अपनी भीतर की ऊर्जा को उजागर करा है। और नौकरी हम किसी को भी कहते हैं सीमित रहती है, मगर व्यापार करने के लिए आपको अंदर इतनी सब कुछ खुला है। आप 10वीं में इतने एजुकेट हो जाते हैं कि आप खुद ऋण करें कि मुझे आप कौन से सब्जेक्ट में जाना है, कौन सी लाइन अडॉप्ट करनी है, उसकी शिक्षा ग्रहण करें। और सभी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहेंगे और या IPS बनना चाहेंगे, जब है ही नहीं, जब लाखों करोड़ों के अंदर कुछ सैकड़ों की सुविधा है, तो क्या अपना ध्यान नहीं है? मैं उसमें कंपटीशन में लड़ूं क्यों? मैं उसके अंदर ऐसा जाऊं क्यों कि माता पिता का पैसा भी बेकार करूं और अपना भी जीवन भी बेकार करूं? मैं 10वीं के बाद खुद अपना निर्णय लूं कि मुझे क्या करना है। और जितने भी इंडस्ट्री लगी हैं, सभी ने अपने ऊर्जा करके अपनी इंडस्ट्री लगाई है और वो निर्माण कर पाए हैं और प्रगति करें। आप समाज को निर्माण करने के लिए वही कर रहे हैं जिन्होंने पहले स्वयं का निर्माण करा है या स्वयं का स्वामी घर है। नौकरी में रहने वाले को हम कमजोर मानते हैं, और जो अपनी नौकरी खुद सक्षम होता है और दूसरों को नौकरी करने के लिए कर पाएगा, वही प्रतिनिधि बनता है। हमें अपने विचारों को करना है। हमने अपनी शिक्षा प्रणाली सभी के लिए 10वीं तक है, उसके बाद किसी के लिए जरूरी नहीं। वो अपना व्यक्ति विशेष खुद निर्णय करे कि मुझे कौन सी एजुकेशन लेनी है। माँ बाप कह रहे हैं CA बन जाए, अपनी इच्छाएं थोपते हैं, हमें अपने विचारों करना है। और आज बच्चा जो है, हमारे टाइम के अंदर तो इतनी सुविधा नहीं थी, ज्ञान नहीं था। आज तो गूगल पे सारा ज्ञान ही है। तो बच्चा जो परेशान इसलिए कि उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, एक्स्ट्रा नॉलेज वजह से वो ज्यादा परेशान है। मगर वो अपने सीमित दायरे के अंदर रह के अगर उसी में चलेगा, समय सीमा मत बांधे, तो यकीनन प्रकृति का आकर्षण का नियम बनाए कि मैं इसमें सक्षम हूं, मैं जरूर कर लूंगा, समय विधान वगैरह। आज का जो सब्जेक्ट है आकर्षण नियम, यकीन के दावे के साथ कहता हूं, हर व्यक्ति विशेष कामयाब होगा अगर आकर्षण को नियम लगा। आकर्षण नियम के अपने अंदर ये अपनी ऊर्जा कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले कि ये मैं कार्य कर सकता हूं, कर लूंगा, और प्रकृति उसे सहयोग देगी। जैसे एक बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है। एक फल के अंदर कितने बीज हैं ये तो गिने जा सकते हैं, मगर एक बीज में कितने वृक्ष हैं ये नहीं गिने जा सकते। तुम कहां तक उतरे तुम्हारी उन्नति हो सकती है। चांद और निर्माण में जितने साइंटिस्ट हैं वो कोई अमीर के घर के नहीं थे, पर अपने भीतर करके आज जितने भी जो है चांद पे पहुंचे हैं या मंगल पे जा रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड देखो तो उन्होंने निर्णायक करा है कि जो भी मिला है उस समय स्वीकार करा है, उसी के अंदर अपनी ऊर्जा को करा है। मैं अपनी सीमा को मत बांधूं, सीमित रहूं, मगर सीमा बढ़ाने के लिए अग्रसर करूंगा तो मैं कामयाब होऊंगा। नौकरी वाले की चाहत वाला भीतर से कमजोर है और अपना निर्माण करने वाला दीदेवार में स्वयं का स्वामी है। आनंद आनंद आनंद।